गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें अभी 8 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ था उसका आज सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट पूरा मैग्नेटिज्म टेस्ट में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, मैग्नेटिज्म, डिवाइसेस में शंट, मल्टीप्लायर, ट्रांसफार्मर, सबके क्वेश्चंस थे। तो आज जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इसमें इन सारे टॉपिक के आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्यारे बच्चों। टेस्ट नंबर 17 देख लीजिए, 17 नंबर जो टेस्ट हुआ था, जिसमें फिजिक्स का सॉल्यूशन आज कराया जाएगा, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है ना। 15 क्वेश्चन इसमें पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे 3 पार्ट में पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप देखे हैं क्वेश्चन सामने आपके आ जा रहे हैं। इसलिए ऐसे भी बच्चे जो टेस्ट नहीं देते हैं, है ना, शहर के बाहर रहते हैं और नीट और जेईई एग्जाम उनको देना है तो ऐसे में उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन सामने आ रहा है। आप वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन मिलाइए कि सर क्या सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपने इसको सॉल्व कर पाया कि नहीं। तो इससे आपका बड़ा तेजी से इंप्रूवमेंट होगा, है ना, और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, और इसका बहुत ही तगड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले प्यारे बच्चों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये बेनिफिट सबको मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हो कि जो पहला क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है, और फार्मूला अगर याद है, डायरेक्शन आपको क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये देखो 2 इन्फिनाइट लेंथ के कंडक्टर हैं, है ना। इसका लेंथ हम इन्फिनाइट ही मानेंगे। इधर करंट 3 एम्पियर है, इधर करंट 9 एम्पियर है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ से आप ये पॉइंट देखोगे तो 6 मीटर की दूरी पर है, जब यहाँ से करंट देखोगे तो 2 मीटर की दूरी पर है। ओके, तो 6 मीटर और 2 मीटर की दूरी पर। अच्छा, और ये करंट इधर है और ये करंट देखो इधर है। तो इसके द्वारा जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इसमें देखो करंट इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड पाम रूल से जब इसमें करंट देखोगे आप, राइट हैंड थंब रूल से, तो थंब को आप करंट के डायरेक्शन रखोगे और उंगलियां जब घूमेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड है और इसमें करंट क्या है, इसके अपोजिट है। तो जाहिर है कि भाई ये आउटवर्ड करंट, आप खुद देख लो, करंट इधर है तो उंगलियां घूम करके इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रही हैं, देख रहे हो। तो ये जो है पहला कंडक्टर और ये है दूसरा कंडक्टर। तो पहला कंडक्टर यहाँ पर क्या बनाएगा बताओ, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B1, और दूसरा कंडक्टर इसके देखो राइट साइड में है। ऐसे भी याद रखो, करंट के राइट साइड में क्रॉस होता है और लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड होता है। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आउटवर्ड, एंड क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इनवर्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड होगा, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये हो गया प्यारे बच्चों B2। और आप देख रहे हो कि 9 एम्पियर के द्वारा डिस्टेंस कम है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसलिए ओवरऑल प्रभाव किसका रहेगा, क्रॉस का। आंसर में क्रॉस आएगा, नहीं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, डॉट पॉसिबल नहीं है, इन्हीं तीनों में कोई आंसर पॉसिबल है। तो अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो M पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखना है तो सेकेंड के मैग्नेटिक फील्ड में से, देखो सेकेंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में से फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो B2 माइनस B1, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है, इससे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0/4 पाई इंटू 2I/r होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I के स्थान पर हम लोग 9 लिख दें, देख रहे हो, और R के स्थान पर हम लोग लिख दें यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर, 2 मीटर। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू स्ट्रेट वायर μ0/4 पाई इंटू यहाँ होगा 2I/r। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर 2 हटा दो तो यहाँ पे 2 पाई r आ जाएगा। तो देखो 2I/r के स्थान पे 2,
माइनस इसका जब मैग्नीफिक लिखेंगे तो म्यू नॉट अपान देखो 4 पाई लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे आई के स्थान पर 3 एम्पियर अपान ये डिस्टेंस कितना रख देंगे 6। बस अब कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपान 4 पाई है ना, ये कॉमन ले लो और यहाँ से इसको चलो कैंसिल कर लो 2 से 2 और इसको कैंसिल कर लो कितना 2 3 जा 6, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया और म्यू नॉट अपान 4 पाई यहाँ से कॉमन आ गया। तो एम पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई इज कॉमन और ब्रैकेट में आप देखो कितना बच गया, देख लो ब्रैकेट में 2 से 2 कट चुका था, 9 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ गया तो आ जाएगा 9 माइनस 1, तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू 8 अपान 4 पाई, 4 से कट के 2 आ गया तो ये आ गया 2 म्यू नॉट अपान पाई टेस्ला है ना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2 म्यू नॉट अपान पाई टेस्ला। और डायरेक्शन क्यों किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्रॉस वाले का प्रभाव देखो ज़्यादा होगा, देखो क्रॉस वाले का प्रभाव ज़्यादा है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, देख लो। ओके देखो म्यू नॉट अपान पाई और क्रॉस, ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इनफाइनाइट वायर होता है, फाइनाइट वायर होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर होता है, सबके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह है सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट का करंट का ये भी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू 4 इनफाइनाइट लेंथ वायर्स हैं इफ ईच वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट द ओरिजिन है ना। 4 देखो फर्स्ट कंडक्टर में डॉट बनाए हैं, यहाँ का मैग्नेटिक करंट आउटवर्ड है, यहाँ का करंट आउटवर्ड है, सेकंड वाले का करंट इनवर्ड है, ये करंट है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये भी देखो क्रॉस इनवर्ड है। तो 4 कंडक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं क्योंकि सबके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो आप देख लो ये करंट बाहर की तरफ है तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा देखो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड। थंब को हमने करंट डायरेक्शन में रखा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, 4 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है बी, और ये है क्रॉस। अब इसका करंट देखो यहाँ पे इनवर्ड है तो यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे इसका तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बी हो गया। अब ये भी देखो क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब इसमें करंट इनवर्ड है, तो जब करंट इनवर्ड करेंगे ऐसे करंट देखो इनवर्ड करेंगे और यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ये देखो करंट यहाँ का क्या है डॉट यानी आउटवर्ड करंट है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखना है, नीचे, इसके नीचे यहाँ पर देखना है ओरिजिन पर। तो यहाँ उंगलियाँ देखो इस डायरेक्शन में घूम रही हैं, तो जब इस डायरेक्शन में घूम रही हैं तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ 2b हो गया, यहाँ 2b हो गया, तो ये इस तरह से कहानी बना देखो 2b और ये हो गया प्यारे बच्चों 2b है ना। अब इसका रिजल्टेंट यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा रूट ओवर 2b का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर बराबर कितना आ गया रूट ओवर यहाँ पर 8b स्क्वायर, और 8b स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो 2√2b। ये मैग्नेटिक फील्ड देखो आ गया, सी ऑप्शन इसका सही है। तो क्या करना है, डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए प्यारे बच्चों है ना, किसी भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखना है। और यूनिट इसका क्या होता है टेस्ला। राइट हैंड थंब रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड देखता है, राइट हैंड पाम रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड देखना है, स्विमिंग रूल से भी इसका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। 4-5 रूल है बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखने का है ना। तो और आगे चल के मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग रूल से मैग्नेटिक फोर्स देखता है, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फोर्स देखता है, लेकिन स्विमिंग रूल से थंब रूल से ये सब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन। 2 सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ईच ऑफ
रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 10 है, लेइंग टू परपेंडिकुलर प्लेन एज शोन इन द फिगर, द सेंटर कोइंसाइड कर रहा है इनका, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। दो सर्कुलर लूप हैं। अब देखो सर्कुलर लूप के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आपको याद होना चाहिए, क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर्कुलर लूप के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये दोनों लूप ऐसे 90 डिग्री पर हैं, तो किसी को भी पता है कि भाई अगर सर्कुलर लूप इस प्लेन में है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जब एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो दो कॉइल जब आपस में 90 डिग्री पर होंगे तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 90 डिग्री पर, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं आपस में, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पर होगा। तो आंख बंद करके दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। हाँ, एक में करंट 3 एम्पियर है, दूसरे में करंट कितना है 4 एम्पियर है, ये आपको ध्यान देना है। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ये अगर ऐसे रखा है, देखो ऐसे रखा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जाएगा, और जो ऐसे रखा है इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जाएगा। तो कुल मिला के इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका बी नेट यहाँ पर बनेगा, बी नेट यहाँ पर बनेगा। और एक वाले का मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा और दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब तुम देखो तो एक वाले में करंट 3 एम्पियर है, दूसरे वाले में करंट कितना है 4 एम्पियर है, नहीं यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग है। तो अगर हम लोग एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपान 2r, और आंसर किसके टर्म में दे रहा है देख लेते हैं। हाँ, नहीं म्यू नॉट के ही टर्म में आंसर दे रहा है, म्यू नॉट के टर्म में। तो यहाँ आ गया म्यू नॉट अपान 2, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻², इसको मीटर में बदल लो, और करंट कितना लिख दो 3 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से जो B1 का वैल्यू आ गया, ये आ गया 3 म्यू नॉट अपान 2, और इससे कैंसिल होकर के ये आ गया कितना 0.1, तो ये आ गया 30 अपान 2 म्यू नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से B2 देख लें, तो B2 वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो म्यू नॉट और यहाँ पे I2 कर देंगे, क्योंकि एक में करंट 4 एम्पियर है, अपान कितना आ गया 2r, म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने दें, I2 को 4 लिख दें, 4 एम्पियर अपान 2, रेडियस को लिख दें 10 इंटू 10⁻² मीटर बदल लें। ओके, अब देखें तो ये 0.1 बच गया, तो ये आ गया 40 अपान 2 म्यू नॉट, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखो 30 अपान 2 म्यू नॉट, और ये आ गया 40 अपान 2 म्यू नॉट। अब दोनों हैं 90 डिग्री पर, तो सेंटर पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखें तो रूट ओवर लगा दें B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ओवर 30 अपान 2 म्यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 40 अपान 2 म्यू नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो म्यू नॉट का स्क्वायर, यहाँ म्यू नॉट का स्क्वायर कॉमन हो गया तो बाहर आके म्यू नॉट हो गया, और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कॉमन आके 2 हो गया, और यहाँ से बच गया रूट ओवर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 होता है, तो रूट ओवर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 50। तो ये पूरा आ गया 50 अपान, ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू 25 म्यू नॉट टेस्ला, ये देखो आंसर आ गया। ओके, तो क्या दिया है आंसर प्यारे बच्चों देख लेते हैं। देखो 25 म्यू नॉट टी यानी टेस्ला। तो दो सर्कुलर लूप अगर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होते हैं, और सबको पता है कि भाई 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालते हैं रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, करंट कैरिंग लूप है प्यारे बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर y एक्सिस के अलांग है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलांग इधर है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अपोजिट है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है तो पोर्शन एनर्जी देखने के लिए क्या होता है, माइनस mb cos थीटा, देखो ये किसी करंट कैरिंग लूप की पोर्शन एनर्जी होती है, माइनस mb cos थीटा। ओके,
m है मैग्नेटिक मोमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, m मैग्नेटिक मोमेंट है। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कास 90 जीरो, देखो परसेंटेज जीरो हो गया, और थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो कास 180 -1, तो ऐसे में परसेंट एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो कास जीरो का वैल्यू 1, ऐसे में परसेंट एनर्जी कितना हो जाएगा, -mb हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हो कि ये परसेंटेज निगेटिव है, ये परसेंटेज पॉजिटिव है, ये परसेंट जीरो है, तो जब परसेंट एनर्जी निगेटिव है तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों। क्या है, मिनिमम परसेंट एनर्जी। और जब मिनिमम परसेंट एनर्जी होता है वही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल होगा। और अनस्टेबल पूछता तो पॉजिटिव वाला क्या होता, अनस्टेबल होता, क्योंकि अनस्टेबल में परसेंट एनर्जी मैक्सिमम होता है, स्टेबल में परसेंट एनर्जी मिनिमम होता है। ओके, तो कोई स्टेबल पूछ रहा है तो अब यहीं से आप पता कर लो, पता कर लो फटाफट। यहां पर देखो, यहां पे लूप में करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो जब तक आपको मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर नहीं पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो किसी भी करंट करिंग लूप का अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखना है तो कुछ नहीं किया करो, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को, राइट हैंड के उंगलियों को घुमा दिया करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। देखो ये करंट ऐसे है ना एंटी क्लॉक, तो उंगलियों को ऐसे घुमाओ तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा, यानी डॉट यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, और जब यहाँ थीटा 90 हो गया तो यहाँ की परसेंट एनर्जी cos 90 का वैल्यू 0, देखो यहाँ का परसेंटेज 0 आ गया। यहाँ पर देखो बेटा करंट, देखो देख लो, तुम खुद देखो, करंट इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, तो करंट जब क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे में मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, और यहाँ की परसेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी, cos 90 का वैल्यू 0 इस फॉर्मूले से। यहाँ पर देखो ये जो करंट गनी लूप है वो एक्स वाई एक्सिस में रखा है, जब एक्स वाई एक्सिस में रखा है ऊपर से देखने पे करंट ऐसे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो उंगलियों को जब ऐसे आप घुमाओगे, ऐसे उंगलियों को करंट का ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है देखो जेड डायरेक्शन के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप खुद बताओ थीटा कितने डिग्री आ गया, 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ की परसेंट एनर्जी कितनी हो गई, पॉजिटिव आ गया यहाँ का परसेंट एनर्जी। और यहाँ कर देखो ये जो करंट करिंग लूप है जेड और वाई एक्सिस में रखा है, जेड इधर है और लूप यहाँ पर रखा है ऐसे, और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो उंगलियों को जब ऐसे घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये हो गया प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। और जब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री, और यहाँ का परसेंटेज कितना आ गया, निगेटिव आ गया। अभी हमने बताया कि जहाँ परसेंटेज निगेटिव आएगा वो मिनिमम परसेंट एनर्जी होगा, और यही होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और हम दोस्तों क्या पूछ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन डायग्राम बस देख के आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और याद रखना है कि परसेंटेज का फॉर्मूला -mb cos थीटा होता है, -mb cos थीटा मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सब दिया है। और मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी करंट करिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब से देखा जाता है, उंगलियों को करंट डायरेक्शन से घुमा दो और ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। कुछ इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस इज एस्टेब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। A rectangular loop of sides 10 cm and 50 cm carries a current of 12 ampere. The ratio of the torque on the loop orientation first second। तो 3 डायग्राम बनाए हैं, देखो टार्क पूछ रहे हैं, तो टार्क होता क्या है, टाउ बराबर mb sin थीटा होता है ना टार्क, और यम को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलते हो आप NAI, देखो मैग्नेटिक मोमेंट यम को NAI बोलते हो, इंटू बी साइन थीटा, ये देखो टार्क है। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि सब में 3000 टर्न है, यन सब में सेम है, सबका साइड सेम है ना, लेंथ और ब्रेड्थ सबका सेम है, यानी कुल मिला के NAI सब में सेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी जो अपने तरफ से ये अप्लाई किए हैं, 3000 गॉस का जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं वो किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड ये जो अपने तरफ से दिए हैं वो जेड एक्सिस में, देखो मैग्नेटिक फील्ड लिखे हुए हैं जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, चलो भाई दिखा दो, तो सब सेम है। कुल मिला के ये साइन थीटा की ही कहानी है। तो टार्क तीनों पे देखना है तो आओ देख लो, साइन थीटा, थीटा किस में क्या है,
तो थीटा किसके किससे बीच एंगल होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हो और जो मैग्नेटिक मोमेंट उस लूप का होता है उसके बीच का एंगल है प्यारा बच्चों। तो यहाँ पर अभी हमने सिखाया ना, देखो ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो ऐसे जब आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इस डायरेक्शन में घुमा करके, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये डॉट बाहर की तरफ आएगा, यानी यहाँ थीटा आ गया कितने डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ का भी थीटा कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। यहाँ का देखो इस डायरेक्शन में ऐसे देखो करंट है, ऐसे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और जब इस डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ भी कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब जब तीनों पे टार्क का आप रेशियो निकालोगे, फर्स्ट पे टार्क, सेकंड पे टार्क, थर्ड पे टार्क का जो रेशियो आएगा, तो तुम देख रहे हो कि एन आई भी सब में सेम है और साइन थीटा भी सब में सेम है, क्योंकि सब साइन थीटा सब में क्या है? साइन 90 है, और सब में साइन 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। तो टार्क सब में सेम है, इसलिए इसमें जो रेशियो आएगा 1:1:1 का टार्क का रेशियो आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। तो टार्क का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? टाउ बराबर mb साइन थीटा। हियर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है NAI, और NAI को याद रखने का अच्छा तरीका होता है नाई। नाई को याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट याद रहता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इतने टेम्परेचर पे इतना है और इतने टेम्परेचर पे इतना है ना, इतने टेम्परेचर पे पूछ रहा है कितना होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबको पता है कि किसको फॉलो करता है? क्यूरी लॉ को। और क्या बताया गया है क्यूरी लॉ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे सॉल्व कर लो। देखो काई इसको बोलते हैं, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से इंडिकेट करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फर्स्ट अपॉन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सेकंड इज इक्वल टू T2/T1। क्यूरी लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर चलता है प्यारे बच्चों। तो पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना दिया है? 0.0075। बाद की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। इक्वल टू T2 टेम्परेचर ये है, तो ये सेल्सियस में है, -173 डिग्री सेल्सियस में 273 सम करके केल्विन में बदल लो, और यह है -73 डिग्री सेल्सियस में 273 सम करके इसको भी केल्विन में प्यारे बच्चों बदल लो। तो ये आ गया 0.0075/x2 इज इक्वल टू, है ना, इसमें से देख लो 173 माइनस हो गया तो 100 बच गया, और यहाँ से 273 माइनस हो गया तो 200 बच गया, और ये हो गया कितना? 1/2। तो इस तरह से जो बाद की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गया, इन दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 75 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हो, इंटू 2 लिख दो, है ना। ये आ गया 150 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 0.015। ये आंसर आ जाएगा 0.015। देखो आंसर दिया है नहीं है। तो यह है बेटा क्यूरी लॉ। जो पैरामेट्रिक सब्सटेंस होते हैं इस क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामेट्रिक सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्यूरी लॉ है बेटा। तो क्यूरी लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम लिया गया है, इसलिए अगर सेल्सियस में दिया हो तो उसको केल्विन में जरूर बदल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डायमेटिक इज टेम्परेचर डिपेंड, है ना। डायमेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है ना, ये गलत है। पैरामेट्रिक इज टेम्परेचर इज डिपेंडेंट। हाँ देखो अभी क्वेश्चन किया हो ना, पैरामेट्रिक सब्सटेंस की सब्सटेबिलिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पैरामेट्रिक इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, गलत हो गया ना, बोथ एंड भी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पैरामेट्रिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 8 नंबर क्वेश्चन, पैरामेट्रिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी इतना दिया है। देखो पैरामेट्रिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको काई कहते हैं, ये दिया है 3 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसको यूनिट नहीं दिया है। प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी
बी का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई पूछ रहे हैं, है ना, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं, यूनिट एम्पियर पर मीटर में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे हैं, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे हैं ना, तो ऐसे में ये H होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? H। और मैट्रिक्स ससेसिबिलिटी I बराबर काई इक्वल टू क्या होता है? I अपान H। और जो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं तो मैट्रिक्स ससेसिबिलिटी का H में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैट्रिक्स ससेसिबिलिटी दिया है 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू H का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू आ गया 12 इंटू 10⁻⁸ 12 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर पर मीटर। देखो इस वाले से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं, देखो ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। बस दोनों का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, काई और एच का। तो देखो आई आ गया और इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है और देखते हैं। ये देखो 12 इंटू 10⁻⁸, ये ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A long solenoid of 50 cm length having 200 turn। देखो सोलेनॉइड में 100 टर्न्स हैं, लेंथ दिया है कितना? 50 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है कितना? 2.5 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, सोलेनॉइड के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूले में। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन होता है, ध्यान देना। और स्मॉल एन को क्या कहते हैं? कैपिटल एन अपान लेंथ इंटू आई। और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और नंबर ऑफ टर्न का वैल्यू 100, लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻²। और करंट कितना है? 2.5। ओके, अब यहाँ से देखो तो इसको कैंसिल कर लो, ये 2 आ गया, और यहाँ से इसको अब सॉल्व कर लो। और पाई का वैल्यू यहाँ रख दो 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 आप रख दो, तो आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आंसर आपको मिल जाएगा। पाई का वैल्यू बेटा 3.14 रखना है, 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू रख दो, आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों? ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर। देखो एक वायर है जिसका लेंथ L मीटर का ये वायर है, कैरिंग ए करंट I एम्पियर, इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसको एक सर्कल के फॉर्म में क्या कर दिया? बेंड कर दिया। I करंट इसमें फ्लो करा दिया, रेडियस इसका R है, लेंथ L नहीं रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? नाई यानी आई। 1 टर्न है, एरिया लिख दो πr², करंट लिख दो I। अब रेडियस नहीं पता है तो रेडियस रख दो, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2πr। 2πr इज इक्वल टू L, तो R इज इक्वल टू रख दो L अपान कितना? 2π। R के स्थान पे L अपान 2π रख दो, तो पाई, और R के स्थान पे L अपान 2π रखोगे तो L स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा? 4π² इंटू I। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया और यह आ गया L² I अपान 4π। देखो L² I अपान 4π, L² I अपान 4π। और इसका यूनिट पता है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? यूनिट होता है। ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। और कंफर्म डायरेक्शन तो दिया नहीं है किस डायरेक्शन में है करंट, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट के यहाँ डायरेक्शन तो पूछा नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखो पूछा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अगर भूल जाए तो हमने बताया ना, किसको याद करो? नाई को याद करो, और नाई का मतलब यानी आई।
क्वेश्चन नंबर 11, the ratio of the magnetic field at the center of a current carrying circular loop to its magnetic moment। देखो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस मान लो कितना है R है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो अल्फा है, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट B/m का रेशियो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है प्यारे बच्चों, μ0I/2r, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है NaI, वन टर्न है तो A इंटू आई, NaI, n छोड़ दो, I से I भी कट गया तो आ गया μ0/2r, और रेडियस का वैल्यू रख दो πr स्क्वायर, तो ये आ गया μ0/2πr³। अब कह रहा है कि अगर करंट और रेडियस दोनों डबल कर दें, तो करंट डबल करने से तो कोई इसके रेशियो फर्क, अच्छा ये रेशियो अल्फा दिया है, ये रेशियो अल्फा दिया है, तो करंट और रेडियस दोनों को डबल कर दोगे तो करंट में देखो कट गया है, करंट डिपेंड नहीं, यहाँ रेडियस को डबल कर दोगे तो ये रेशियो जो होगा यहाँ 2³ 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब जब करंट को आप रेडियस को डबल कर दोगे तो बाद वाला जो रेशियो आएगा B/m' जो होगा, रेडियस को डबल करने से 2³ 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा α/8, α/8 इसका ये रेशियो आ जाएगा ये। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कोर्सिविटी ऑफ ए बार मैग्नेट इज 100 एम्पियर पर मीटर। देखो कोर्सिविटी दिया हुआ है, कोर्सिविटी को C से इंडिकेट करते हैं, है ना, कोर्सिविटी ये पैरामेट्रिक डायमेट्रिक्स में बताया गया है, कोर्सिविटी इज 100 एम्पियर पर मीटर। इट इज टू बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इनसाइड ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न 50 है, तो द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। तो कोर्सिविटी का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, हमने क्लास में बताया था कि जो सोलेनॉइड के अंदर किसी सब्सटेंस को रख के मैग्नेटाइज भी किया जाता है, डीमैग्नेटाइज भी किया जाता है। तो कोर्सिविटी होता क्या है कि भाई इतना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दो कि वह उस सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन को समाप्त करके जीरो कर दे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सोलेनॉइड से। यानी कुल मिला के आपको सोलेनॉइड का ही मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0Ni, और यूनिट क्या होता है, टेस्ला, लेकिन यहाँ का यूनिट क्या दिया है, एम्पियर पर मीटर। देखो इसलिए हमने क्लास में बताया था कि जब इसको एम्पियर पर मीटर बदलना हो तो μ0 हटा दो, तो देखो Ni, और यह आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, μ0 हटा दो, टेस्ला कन्वर्ट होकर एम्पियर पर मीटर में आ जाता है। अब यहाँ से B इज इक्वल टू Ni से B इज इक्वल टू n का वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू I, और यही मैग्नेटिक फील्ड डीमैग्नेटाइज कर रहा है उस मैग्नेट को, यानी यही बराबर हो जाएगा कोर्सिविटी, इसी कोर्सिविटी कर दो, और N/L इंटू आई, शायद I पूछ रहा है, तो देखो I इज इक्वल टू कोर्सिविटी इंटू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कितना दिया है कोर्सिविटी प्यारे बच्चों, कोर्सिविटी दिया हुआ है बार मैग्नेट का 100, तो कोर्सिविटी 100 रख दो। लेंथ कितना दिया है, चलो लेंथ देख लो, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और टर्न है 50, चलो तो लेंथ रख दो 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो और 50 टर्न कर दो, इससे ये पूरा कट गया और ये कट के कितना आ गया 2, यानी करंट इसमें कितना है 2 एम्पियर का करंट है। तो ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोर्सिविटी के एग्जाम में आ गया तो कुछ देर तो समझ नहीं आएगा कि आखिर किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, जबकि सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला आपको μ0 Ni इसमें अप्लाई करना है, सोलेनॉइड का। तो आई होप ऐसे बच्चे जो कि शहर में नहीं हैं, कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, टेस्ट वो नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, कितने इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो पूरा मैग्नेटिज्म आपका पूरा नॉलेज हो जाएगा, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व होगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऐसे बच्चे जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका बेनिफिट लें।
इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर एज सोन। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मोशन कर रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी देखो है 4 सेंटीमीटर। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब ये मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये कंडक्टर से राइट साइड में मोशन कर रहा है, तो इस कंडक्टर का यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मोशन करेगा तो इस पर फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QEB, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और मोशन ऐसे कर रहा है 90 डिग्री पर, तो QVB, तो QEB नहीं QVB, F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू Q कैसे यहाँ पे E लिख दो, V लिख दो, V लिख दो, इससे सब सॉल्व कर लो। हाँ मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर का होगा, इन्फिनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड 4 सेंटीमीटर पे। अब वेलोसिटी देखो दिया है तो यहाँ से लगा दो बेटा, F इज इक्वल टू EVB, है ना। तो E रहने दो, V रहने दो, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो इन्फिनाइट कंडक्टर का, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान R। तो E इंटू V, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 2, करंट दिया है और डिस्टेंस से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो इसको रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी रख दो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴ इंटू 2। अब करंट कितना दिया है? करंट 10 एम्पियर दिया है, तो यहाँ 10 रख दो अपान R का वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। क्लियर? तो देखो ये कट के 2 आ गया, 10⁻² यहाँ जा कर के -4 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हाँ ये 0.8 आ गया। देखो 0.8 इंटू 10 पावर, देखो -19 अब +5 -14, क्या बचा? -14, और ये न्यूमरेटर में गया तो -4 और +2 मिलके -2 ये बच गया, इंटू ये 10 बच गया, तो ये आ गया -16 और +1 इज इक्वल टू माइनस क्या बच गया? 15। तो इंटू 10 पावर कितना आ गया? 15। अब आंसर देख लें कहाँ तक दिया है। हाँ ठीक तो है, देखो 0.8, हाँ 0.8 इंटू 10⁻18 न्यूटन। ओके, इसको आप लिख लो। तो 0.8 इंटू 10 पावर, अच्छा इसमें 18 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, देखते हैं, एक सेकेंड 0.8 इंटू -16 है और यहाँ 0.8 इंटू 10⁻18 है, और देखते हैं -19 2 से कट गया तो 0.8 आ गया, बहुत सही, और -19 और +5 -14 है ना, -14 बचा, और ये यहाँ आया तो प्लस हो गया तो -2 बचा, तो ये हो गया -16, और -16 इंटू 10, -16 इंटू 10 तो -15 आ रहा है। 1.6 -19 10 पावर 5 वेलोसिटी दिया है, देखें कितनी वेलोसिटी दिया है, हाँ 10 पावर 5 दिया है, बहुत सही। और ये 2 से हमने इसको काट दिया और 2 से ये कट गया, 0.8 आ गया, और यहाँ से करंट 10 एम्पीयर रख दिया, सही आ रहा है प्यारे बच्चों। 8 इंटू 10 पावर, इसको आप लिख सकते हो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये ऐसे लिख सकते हो। तो 0.8 इंटू 10 पावर 15 आ रहा है। एक बार देख लेना प्यारे बच्चों इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रहा है 0.8 इंटू 10 पावर 18 आ रहा है, ये आंसर दे रहा है। एक बार आप लोग मिला लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14,
A horizontal overhead power line carries a current of 90 एम्पियर in the west to east direction. बहुत सही। अरे भाई ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ दिखाया जाए। नॉर्थ मतलब ऊपर नहीं है, ये तो सब हॉरिजॉन्टल होंगे इस तरह से। और करंट जो है कंडक्टर में जो करंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट है। I का वैल्यू 90 एम्पियर। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, है ना। करंट अगर इस तरह से है तो इसके नीचे 1.5 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन्फिनाइट करंट का फॉर्मूला लगा दो। इन्फिनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान आर, ये आ गया 10⁻⁷ है ना 2। अब करंट हो गया 90 दिया है और अपान दूरी दिया है कितना 1.5 मीटर की दूरी पूछ रहा है। ओके, तो यहां से आप लगा दो 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 900 कर दो अपान 15 कर दो। ओके, अब देखो ये कट जाएगा, 60 आ गया 15 से कट के, तो ये आ गया कितना 120, 60 इंटू 2 120, तो 120 के एक जीरो इसमें सेट कर दो, 10⁻⁶ आ गया। कहाँ तक आंसर दे रहा है? चलो बहुत सही। यहाँ भी पॉइंट लगा दो 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इतना तो सब लोग निकाल लेगे होगे। डायरेक्शन मेन बजाया होगा। क्या बजाया बेटा? डायरेक्शन। तो आप देख लो, डायरेक्शन निकाल लो। वेस्ट से ईस्ट करंट है और इसके नीचे देखो, ये नीचे नहीं हुआ ना, जैसे इस तरह से है ये, तो बिलो ये हुआ। तो इसके नीचे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो खुद देखो, इसके नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो दिख रहा है। देखो ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है स्पष्ट। करंट इधर करो ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में। ये ऑप्शन। ओके, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, द इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल बी सेम इन 2 आइडेंटिकल लूप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो कॉपर और एल्यूमिनियम व्हेन रोटेटेड विथ सेम स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का है, दोनों 2 आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का लूप का साइज सेम है। तो साइज सेम है, लेंथ सेम है, आइडेंटिकल है, तो एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बेटा अलग अलग होगा ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो ईएमएफ तो दोनों में सेम क्रिएट होगा, क्योंकि ईएमएफ इज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो तो रेजिस्टेंस पे जाएगा ना। जिसका कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। ये कह रहा है कि ईएमएफ सेम व्हेन, है ना, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। देखो इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट दोनों सेम होगा, ये गलत कह दिया। ईएमएफ सेम होना चाहिए, करंट सेम नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट देखो गलत है। और साथ में अब कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ, देखो लिख दिया प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सही है। और इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस में डिपेंड होता है, और इंड्यूस ईएमएफ किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? करेक्ट है। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज, सेकंड इज ट्रू। सी ऑप्शन इसमें सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ is only depend upon rate of change in magnetic flux and induced current is depend upon resistance of the coil। कॉपर है और एल्यूमिनियम है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का किसका सा नाम लिया है? हाँ, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इंड्यूस करंट दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ दोनों में क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट प्यारे बच्चों सही है। ओके, तो इस तरह से आज 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। 17 नंबर का जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 17, उसमें जो 45 क्वेश्चंस थे, इसमें 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करा दिए। बाकी 2 वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक साथ सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कराए जाते क्योंकि एक साथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है।
है ना। तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके सॉल्व करा दिया जाता है, जिससे आप लोगों को भी वीडियो देखने में आसानी महसूस हो। 15 क्वेश्चन आराम से आप देख सकते हैं, इरिटेशन भी महसूस नहीं होगा, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं, मन पसंद करने वाले क्वेश्चन हैं, जिंदगी बनाने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगले वीडियो में हम 15 क्वेश्चन अपलोड कराते हैं, 3 पार्ट में पूरा हम क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और कंपटीशन क्वालिफाई करके अपनी ज़िंदगी बनाइए। थैंक यू प्यारे बच्चों।